गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला में चैप्टर 2 जिसका नाम है यूरोपीय समुदाय से हम छोटे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय समुदाय के संगठन की पृष्ठभूमि का वर्णन करें। इसके लिए आप आंसर लिखेंगे। 2 विश्व युद्धों के कारण पश्चिम यूरोप को जन तथा धन की काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी। विशेष रूप से दूसरा विश्व युद्ध जो कि लगभग 6 वर्षों तक चला, जिसके कारण यूरोप के देशों को आर्थिक, भौतिक, सैनिक जनधन की काफ़ी क्षति के कारण विभिन्न समस्याओं से यूरोप घिर गया। युद्ध के पश्चात यूरोप की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोप के देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए विवश कर दिया। फ्लोरेंस्की का कहना था कि यूरोप के देशों ने यह अनुभव किया कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि अमुक राज्य के भूभाग की सुरक्षा की जाए अथवा राष्ट्रीय प्रतिपक्ष की योजना तैयार की जाए, वरन सभी मूल विषयों जैसे सशस्त्र सेनाओं की संभाल, पूर्ति का प्रबंध, युद्ध सामग्री तथा शस्त्र कारखानों का छितराव, यातायात का सामंजस्य आदि को यूरोपीय दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। यहाँ पर आप जो फ्लोरेंस्की ने कहा था उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। यूरोप को आर्थिक तथा राजनीतिक संघ बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यूरोपीय एकता आंदोलन का सन 1964 में सूत्रपात कर दिया था। सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप पश्चिम यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार तथा एकीकरण के लिए अनेक कार्यक्रम तथा संगठन अस्तित्व में आए तथा इन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पण भाव से कार्य किया। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मुख्य उद्देश्य बताइए। आप आंसर लिखेंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उद्देश्य इस प्रकार से हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्यों को रोम की संधि के अनुच्छेद 2 में वर्णित किया गया है। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का एक साझा बाजार विकसित करना है, जिससे पूरे समुदाय में आर्थिक क्रियाओं का समान रूप से लगातार व संतुलित प्रसार हो सके। इसके अन्य मुख्य उद्देश्य हैं, नंबर 1, यूरोप को विभाजित करने वाले सभी विवादों को समाप्त करना। दूसरे नंबर पर यूरोप के निवासियों के कार्य करने की स्थिति तथा जीवन स्तर में सुधार करना। तीसरे नंबर पर यूरोप के सम्मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल भूमिका निभाना। और चौथे नंबर पर भावी यूरोप को संयुक्त राष्ट्रों का आधार प्रस्तुत करना। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद के 4 कार्यों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। यूरोपीय संसद के 4 कार्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, यूरोपीय संसद संघ की सामान्य नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे नंबर पर यह यूरोपीय आयोग के कार्यक्रमों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है तथा यूरोपीय नीतियों के सुचारू रूप से चलाए जाने का पर्यवेक्षण करती है। तीसरे नंबर पर यूरोपीय संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों, नए सदस्य देशों के प्रवेश तथा संसद के चुनाव प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी यूरोपीय परिषद के निर्णयों को स्वीकृति प्रदान करती है। चौथे नंबर पर संसद आयोग का बजट पास करती है। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के मुख्य उद्देश्य बताइए। यूरोपीय संघ के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र के लोग एक दूसरे के यहाँ बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर संघ के उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से हो सके, इसके लिए एक साझा त्वरित कार्यबल अर्थात रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना करना। तीसरे नंबर पर यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति तथा बजट घाटे की दर से कम करने का प्रयास करना। और चौथे नंबर पर यूरोपीय संघ का राजनीतिक एकीकरण करना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की। यूरोपीय परिषद की रचना का वर्णन करें।
यूरोपीय संघ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था यूरोपीय परिषद है। ये एक रूप से यूरोपीय संघ की कार्यपालिका है। इस परिषद की स्थापना 1974 में की गई थी। परिषद में सभी सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। इनके अतिरिक्त आयोग का अध्यक्ष भी इसमें शामिल होता है। सभी सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष 6-6 महीने के लिए इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। परिषद की वर्ष में 2 बैठकें अवश्य होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। परिषद का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ के न्यायालय की रचना का वर्णन करें, ये अगला क्वेश्चन है। आप आंसर लिखेंगे। यूरोपीय संघ के 2 प्रकार के न्यायालय हैं। नंबर 1 न्याय का न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस, तथा दूसरा प्रथम उपाय का न्यायालय, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। न्याय के न्यायालय में 15 न्यायाधीश व 9 एडवोकेट होते हैं और प्रथम उपाय के न्यायालय में भी 15 न्यायाधीश होते हैं, परंतु इस न्यायालय में एडवोकेट की कोई व्यवस्था नहीं होती। न्यायाधीशों की नियुक्ति सदस्य राष्ट्रों द्वारा आपसी सहमति से की जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया है। ये दोनों न्यायालय लग्जमबर्ग में हैं। न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी ऐसे सदस्य राष्ट्र पर जुर्माना लगा सकता है जो संधियों तथा समझौतों की अवहेलना करता है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के मार्ग में आने वाली 4 बाधाएं लिखें। आप आंसर लिखेंगे। यूरोपीय संघ के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं हैं। नंबर 1 पूर्वी यूरोप में रोजगार के अवसर अधिक न होने के कारण वहां पर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। पूर्वी यूरोप के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए पश्चिम यूरोप में आ रहे हैं, जिससे इन देशों में रोजगार के अवसरों में गहरी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। यूरोपीय संघ के अनेकों सदस्य राष्ट्र साझा विदेश नीति के विषय में एकमत नहीं है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपनी अलग विदेश नीति का समर्थन करता है। यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण यूरोपीय संघ के निर्माण की संभावना पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। चौथे नंबर पर पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के विघटन के पश्चात साम्यवादी पंजे से मुक्त हुए हैं, इसलिए इन देशों की आर्थिक स्थिति पश्चिम यूरोप के देशों में काफ़ी पिछड़ी हुई है। इन देशों के पिछड़ेपन को दूर करना अति आवश्यक है। 8वें नंबर पर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को बहुत बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था। युद्ध में इस पराजय के कारण सोवियत संघ तथा अमेरिका ने इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ तथा पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका का आधिपत्य स्थापित हो गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई, जिसे दोनों जर्मनी के लोग आपस में मिल ना सकें। दोनों जर्मनी के अलग अलग अस्तित्व ने अनेक मानवीय प्रश्न खड़े कर दिए। युद्ध में पराजय के कारण जर्मनी के लोगों के साथ यह न्यायपूर्ण स्थिति थी। जर्मनी के लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि उनका राष्ट्र फिर से एक हो जाए। इस दिशा में प्रयास निरंतर जारी रहे। अतः अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ। बर्लिन की ऊंची दीवार को तोड़ दिया गया। इस कार्य के लिए मजदूर नहीं लगाए गए, बल्कि दोनों जर्मनी के लोगों ने ही आपस में मिलकर इस दीवार को तोड़ गिराया। जर्मनी का पुनः एक राष्ट्र के रूप में उभरने का सभी ने स्वागत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी का विभाजन तथा एकीकरण एक अनूठी घटना थी, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूमैन सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है। आप आंसर लिखेंगे। पश्चिम यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान व एकीकरण की दिशा में सबसे पहला प्रयास अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा किया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत उस भाषण का एक अंग था जो राष्ट्रपति ने 12 मार्च 1947 को तुर्की व यूनान के सैनिक व आर्थिक सहयोग के रूप में $40 करोड़ की मांग रखते हुए अमेरिका कांग्रेस के समक्ष रखा था। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह निर्णय लिया कि इन देशों को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सकता है। ट्रूमैन का कहना था कि हमारी सहायता प्रधानतः आर्थिक तथा वित्तीय सहायता के द्वारा होनी चाहिए, जो आर्थिक स्थायित्व
तथा सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। दो विश्व युद्धों के कारण यूरोप के अनेक देशों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। विशेष रूप से दूसरा विश्व युद्ध जो 6 वर्षों तक चला, इस युद्ध में यूरोप के देशों को आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा था। युद्ध में जन तथा धन की विशाल स्तर पर हानि हुई थी। इसके कारण इन देशों में साम्यवाद के प्रसार की संभावना भी बढ़ गई थी। अतः अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल ने विदेश से लौटते ही यूरोप को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। विदेश सचिव मार्शल का कहना था कि यदि शीघ्र ही इन देशों की आर्थिक सहायता नहीं की गई तो ये देश सोवियत संघ के प्रभाव में आ जाएंगे। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए मार्शल ने कांग्रेस के समक्ष इन देशों को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव पेश किया, जिसे कांग्रेस ने 3 अप्रैल 1948 को स्वीकार कर लिया। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत यूरोप को $11 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय से आपका क्या अभिप्राय है? इसको हम कहते हैं यूराटम। सन 1957 में फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग ने अणुशक्ति शांतिकालीन प्रयोग के प्रयासों को विकसित करने के लिए एक समझौता किया। यह समझौता यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय यूरेटम के नाम से जाना जाता है। यह समझौता रोम की संधि के अनुसार किया गया। इस समझौते को 1 जनवरी 1958 से लागू किया गया। इस समझौते के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि सदस्य राज्यों में पाए जाने वाले यूरेनियम तथा थोरियम पर समुदाय का प्राथमिक अधिकार होगा तथा समुदाय बिना किसी भेदभाव के उसका वितरण अणुशक्ति प्रतिष्ठानों को करेगा। जुलाई 1962 में ब्रिटेन ने भी समुदाय का सदस्य बनने का आवेदन किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के विषय में आप क्या जानते हैं, व्याख्या करें। ये भी एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर लिखेंगे। यूरोपियन साझा बाजार से ब्रिटेन तथा अन्य देशों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ब्रिटेन सहित 7 देशों ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का निर्माण किया। इस संघ के 7 सदस्य थे: ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन तथा स्विट्जरलैंड। इस संघ का आरंभ 3 मई 1960 को हुआ। इस संघ में सदस्य राज्यों द्वारा धीरे धीरे तट कर कम करने का निर्णय किया गया। जनवरी 1963 तक इन देशों ने अपने तट कर में 50% तक की कमी कर दी थी। ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल के देशों को चुंगी में छूट देने तथा विशेष व्यवहार करने की छूट दी, जबकि अन्य सदस्य राज्यों को कोई ऐसी छूट प्रदान नहीं की गई थी। ब्रिटेन को इतनी छूट देने के पश्चात भी ब्रिटेन इस संघ से अलग हो गया। ब्रिटेन के अलग होने से डेनमार्क भी इस संघ से अलग हो गया। संक्षेप में इसका स्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसा ही है तथा लक्ष्य भी लगभग वैसा ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विषय में आप क्या जानते हैं? आप आंसर लिखेंगे। दूसरा विश्व युद्ध जो लगभग 6 वर्ष तक चला, यह युद्ध 1 सितंबर 1939 को आरंभ होकर 10 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, 10 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के कारण यूरोप के देशों को काफ़ी मात्रा में जन तथा धन की हानि सहनी पड़ी। युद्ध के पश्चात क्षेत्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। यह संगठन यूरोपीय आर्थिक एकीकरण का प्रमुख संगठन है। कई बार इसे यूरोपियन यूनियन के नाम से भी पुकारा जाता है, परंतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय शब्द का प्रयोग ही अधिक सार्थक लगता है। 1 जनवरी 1958 की संधि द्वारा स्थापित संस्था का यही आधिकारिक नाम है। आर्थिक समुदाय आर्थिक सहयोग की दृष्टि से केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि
ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कल हम सार्क, जो आपका चैप्टर 3 है, यूनिट 1 से, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।